आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, एमएसएमई में इजाफे का ऐलान। मरकजी काबीना की मीटिंग में गन्ने की कीमत में इजाफा करते हुए कीमत तय की गई 315 रुपए फी क्विंटल। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को भी मिली काबीना की मंजूरी। किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ के किसान पैकेज का भी किया गया ऐलान। फिलिपाइन के वजीर खारजा एनरिक ए मनालो भारत के 4 रोजा दौरे पर आज पहुंचे नई दिल्ली। दौरे के दौरान दोनों मुमालिक सियासी, दिफा, सिक्योरिटी, बहरी ताउन, तिजारत व सरमायाकारी, सनत व सयाहत समेत दो तरफा ताल्लुकात पर करेंगे बातचीत। फिलिपाइन के वजीर खारजा ने बैनुल अक़वामी इदारों में इस्लाहात के मामले पर भारत के मौक़िफ़ की हिमायत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जारी तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन। मीटिंग में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लचीलापन समेत माहौलियाती तब्दीली जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। कर्नाटक में आमदनी से ज्यादा असासा मामले में लोक आयुक्त की तहसीलदार के ठिकानों पर छापेमारी। लोक आयुक्त SP की क़यादत में गोडागू, कुशाला नगर, बेंगलुरु, विजयनगर, चिकमंगलूर समेत मुख्तलिफ मकामात पर की गई छापेमारी। हिंदुस्तानी स्टेक मार्केट नई बुलंदी पर। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 64,000 और निफ्टी 19,000 के पार। ऑल टाइम हाई की सतह को छूने के बाद सेंसेक्स 63,915.42 और निफ्टी 18,992.55 पर हुआ बंद। मुल्क भर में मानसून के सबब बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साहिली इलाकों, गुजरात, गोवा, केरला, मगरबी बंगाल और शुमाली मशरकी रियासतों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश की दी है वार्निंग। और खेल की खबरों में सैफ चैंपियनशिप में भारत और कुवैत का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। कप्तान सुनील छेत्री ने सनसनीखेज मुकाबले में भारत को दिलाई बढ़तरी, जबकि अनवर के गोल ने भारत को बराबरी पर रोका। और अब खबरें तफसील से। आज हुई काबीना की मीटिंग के बाद काबीना में किए गए फैसलों की नेशनल मीडिया सेंटर में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों के हक में रहे हैं। किसानों को तरजीह दी गई है, जिसके बाइस किए गए काश्तकारों के लिए अहम फैसले किए गए हैं। गन्ने की कीमत 315 रुपए फी क्विंटल मुकर्रर की गई है। पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से, सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई, लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। और इसके साथ ही मरकजी वजीर ने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कायम करने का फैसला किया गया है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे कौमी तरजीहात के मुताबिक तहकीक पर जोर दिया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना का निर्णय, अब इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 है उसको रिपील किया जाएगा। तो अनुसंधान की जब बात आती तो रिसर्च को बल देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। और आज हुई काबीना की मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ के किसान पैकेज का ऐलान किया गया है। मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया
का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही मरकजी वजीर ने कहा कि गैर ज़रूरी खादों के इस्तेमाल को रोकने के लिए मुतबादिल खाद के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए पीएम प्रणाम योजना का ऐलान किया गया है। कीमियाई खादों के कम इस्तेमाल की वजह से जो सब्सिडी की बचत होगी वो रियासत को मदद के तौर पर दी जाएगी। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को वो जो सब्सिडी बचती है स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने राहुल गांधी के दौरा अमेरिका पर बात करते हुए एक तस्वीर दिखाई और कहा कि इस तस्वीर में राहुल गांधी एक खातून से मिले थे। आप क्या थी? राहुल गांधी खुद इसका इंकशाफ कर सकते हैं। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि सुनीता विश्वनाथ नाम की जिस खातून से राहुल गांधी अपने दौरे अमेरिका के दौरान मुलाकात कर रहे हैं उसकी माली इमदाद जॉर्ज सोरोस करते हैं। राहुल गांधी इस खातून से क्या बात कर रहे थे इसका इंकशाफ सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को हटाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी अमेरिका में जॉर्ज सोरोस के साथी से मुलाकात कर रहे थे। श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस की वाहिद जमानत बदउनवानी, खवातीन की तजलील और नौजवानों को ठगने और किसानों को छलने की है। उन्होंने कहा कि आज एक दूसरे के कट्टर नजरियाती दुश्मन सिर्फ इसलिए इकट्ठे खड़े हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने जो गड़बड़ी की है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये अलग अलग राज्यों में बुरी तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज गलवैया क्यों डाल रहे हैं? उनको जेल दिखाई दे रहा है। गड़बड़ की है तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी महज झूठ है और इसी गारंटी देने वाले अब आवाम की नजरों से उतर चुके हैं। एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है।
महिलाओं के अपमान की गारंटी है, नौजवानों को ठगने की गारंटी है, किसानों को छलने की गारंटी है, धोखा देने की गारंटी है। और फिलिपाइन के वजीर खारजा एनरिक ए मनालू भारत के 4 रोजा दौरे पर हैं। एनरिक ए मनालू वजीर खारजा एस जयशंकर की दावत पर भारत आए हैं। फिलिपाइन के वजीर खारजा एनरिक ए मनालू ने 42वें सेप्रू हाउस लेक्चर से खिताब करते हुए कहा कि फिलिपाइन बैनुल-अक़वामी इदारों में इस्लाहात के मामले पर भारत के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। We each take the view that existing institutions must adapt to effectively address contemporary issues such as climate change and environmental sustainability, inequality and social justice, global health, migration, and the rise of new and advanced technologies, among others. The Philippines appreciates India's advocacy for a reformed multilateral system that promotes inclusivity, transparency, and accountability. On this, the Philippines fully agrees. एनरिक ए मनालू ने मजीद कहा कि जमहूरियत और तकसरियत भारत और फिलिपाइन दोनों में मुश्तरक है। दोनों ममालिक ने आज़ाद खारजा पॉलिसियाँ अपना रखी हैं और दोनों ममालिक कसीरुल जहती पर यकीन रखते हैं। Democracy and pluralism are defining features of our respective national identities. As such, they provide deep anchors to our ties. The thoughts of contemporaries Jose Rizal and Rabindranath Tagore, still a subject of contemporary scholarship, tell of the fires of national awakening in the forge of Enlightenment ideals during a parallel colonial experience. The fight for freedom gave birth to a strong sense of national identity, leading to the establishment of Asia's first republic in the Philippines and the world's largest democracy in India. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा है कि लॉ कमीशन के नोटिस के बाद हमें यकसा सिविल कोड पर काफ़ी रद्द-ए-अमल मिला है। कल तक हमें 8.5 लाख जवाब मौसूल हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने कानून के इस्तेमाल का जायजा लिया है और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसकी बहुत ज़रूरत है और हम तमाम स्टेक होल्डर्स और तंजीमों के साथ वसी तर मुशावरत करने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब से शुमाल मशरक़ी तक अगर आप हालात को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, जहां इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोइंका ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी और इख्तरा के मैदान में बढ़ते हुए लेन देन की वजह से भारत में सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। भारत अब दिफा, खिला, मसनूई जहानत और कंप्यूटर के शोबों में मजीद आगे बढ़ सकेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यूएस भ्रमण हर तरह से एक सफल भ्रमण रहा। भले ही हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, भले ही हम यूएस इंडिया रिलेशंस की बात करें, भले ही हम वीज़ा वगैरह की बात करें, हर तरह से सफल रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इस ट्रिप का है वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम देखें तो डिफेंस एरिया में HAL और GE की जो डील अनाउंस हुई बहुत बड़ी डील है, क्योंकि पहली बार इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत से शेयर कर रहा है। अगर हम स्पेस के बारे में बात करें तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो साइन हुआ है, जो नासा का एग्रीमेंट है हमारे एस्ट्रोनॉट को ISS में ले जाने का, ये इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट हमारे सामने आएगा। अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तो एक जो एग्रीमेंट हुआ है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, उसका भी हमारे क्लीन एनर्जी के लिए इंडिया में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। सेमीकंडक्टर की बहुत ज़रूरी बात जो हुई है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो भी बहुत बड़ा ही एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा आउटकम है। तो हर तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एरिया में जो पहले कभी नहीं हुआ था वो इस ट्रिप के बाद हो रहा है। और इनका जो इम्पैक्ट है वो कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इसका एक स्पाइरल इम्पैक्ट आगे होगा, जिससे कि काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगी, काफ़ी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएंगी, स्पेशली स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, और इनोवेशन इन AI, इनोवेशन इन कंप्यूटिंग, इन सब का बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा।
और एक तरह से अगर देखा जाए तो जो इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है ये एक अगले स्टेप पर आ गई है, जैसा कि शायद आज तक कभी भी नहीं था। अगर हम पूरे इतिहास में देखें तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही जो अटैचमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्पेशल बॉन्डिंग जो हुई है, ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ और इवन यूएस कांग्रेस के साथ, जैसा हमने देखा कि किस तरह का एक एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ था, वो जो बॉन्डिंग है उसका असर भी अगले कई सालों में हम देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जितनी भी ट्रिपें होती हैं, भ्रमण होते हैं, उनमें एक बहुत सफल भ्रमण ये रहा है और अनडाउटेडली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक ग्लोबल स्तर के ऊंचे नेताओं में माने जाते हैं आज, और ये एक तरह से रीइंफोर्स हुआ है इस ट्रिप के साथ। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति नहावा शेवा अटल सेतु रख दिया है और साथ ही महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य स्कीम की हद को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है और इसका फायदा रियासत के तमाम लोगों को दिया जाएगा। एनआईए ने बेंगलुरु में परवीन नेतारू कत्ल मामले में 3 मफरूर अफराद के घरों की तलाशी ली है। कौमी तहकीकी एजेंसी ने कल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से मुंसलिक 3 मफरूर मुश्तबा अफराद के घरों की वसी तलाशी ली। उन्हें गुज़िश्ता साल कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के रुकन परवीन नेतारू के कत्ल में मुजरिम करार दिया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कर्नाटक के कोडागु जिले में मुल्जिम अब्दुल नासिर और अब्दुल रहमान और जनाबी कन्नड़ जिले में नौशाद के घरों की तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ अहम दस्तावेजात जब्त किए हैं। आपको बता दें कि एनआईए ने 20 लोगों को मुलजिम बनाया है। एजेंसी ने चार्जशीट में कहा था कि परवीन नेतारू कत्ल केस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इस्लामिक रिपब्लिक 2047 साजिश का हिस्सा था और इसके तहत मुलजिमान को अपने हदफ के इंतखाब और कत्ल को अंजाम देने की खुसूसी तरबियत दी गई। वाज़े रहे कि बीजेपी युवा मोर्चा के रुकन परवीन नेतारू पर 26 जुलाई 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने जनूबी कन्नड़ जिले के सुलिया तालुका के बेल्लारे गांव में मोहलिक हथियारों से हमला कर हलाक कर दिया था। मध्य प्रदेश के दतिया में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। दतिया के दरसड़ा थाना इलाके के तहत बोहारा में एक मिनी ट्रक के दरिया में गिर जाने से 5 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। मालूमात के मुताबिक ट्रक में सवार तमाम लोग शादी की तकरीब में जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक पुल से दरिया में गिर गया। मकामी पुलिस मौके पर राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अभी पूरी नाला क्षेत्र में हम लोग पैदल चल के, और अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कंफर्म डेथ 5 हैं। 2 लोग जो घायल है उनको और अस्पताल भिजवा दिया गया है। परिजनों को भी सकुशल उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी परिजन भी यहाँ पर हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि टोटल कितने लोग थे, और अगर कोई मिसिंग है तो उसको चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। महकमे मौसमियात ने मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, मशरक़ी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून आज शुमाली बहिरा अरब के बेशतर हिस्सों, गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मजमूई तौर पर कर्नाटक में इस साल जुनूब मगरबी मानसून के दौरान 56% कम बारिश हुई है, लेकिन अगले 3 माह में मामूल की बारिश मुतवक्के है। दरअसल आसाम में बेहतर मौसम की वजह से रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कुछ और बेहतरी आई है। 514 देहात के 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी सैलाब की जद में हैं। महकमे मौसमियात ने मुंबई, ठाणे और कोंकण में बारिश में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। इससे कबल महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, सतारा, अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग,
कोल्हापुर और विदर्भ के बेशतर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मुंबई और ठाणे अजला के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। पालघर जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में कोंकण और विदर्भ में ज्यादातर मकामात पर और वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। आगे बढ़ते हैं, जहां असम में सैलाब की सूरत हाल मामूल पर है और इस वक्त रियासत में कोई भी दरिया खतरे की सतह से ऊपर नहीं बह रही है। ताहम कल रात रियासत में कई मकामात पर बहुत ज्यादा बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के बेशतर हिस्सों में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। रियासत में अब भी 1,21,000 से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब से मुतासिर होने वाले अजला की तादाद कम होकर 11 हो गई है, जिनमें बजाली, बक्सा, बारपेटा, दरांग, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, कामरूप, लखीमपुर, नलबाड़ी और बिस्वनाथ शामिल हैं। सैलाब से 22 रेवेन्यू सर्कल्स मुतासिर हुए हैं और ताज़ा तरीन शुमार के मुताबिक 514 गांव सैलाब के पानी से मुतासिर हैं। 2300 हेक्टेयर से जायद फसलों का रकबा अब भी सैलाब से मुतासिर है। सैलाब से मुतासर अजला में कुल 115 इमदादी मराकज़ के साथ 9 रिलीफ कैंप और 106 रिलीफ तकसीम करने वाले मराकज़ काम कर रहे हैं। NDRF, SDRF के साथ साथ मकामी इंतजामिया की टीमें भी मुसलसल निगरानी कर रही हैं और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कुल 6 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मुताल्लिक़ा वाक़यात में एक शख्स हलाक हो गया है, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का मौसम तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। आज उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। वहीं बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा होने का मंजर भी देखा गया है। और गुजरात के सूरत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने मजीद तेज बारिश की वार्निंग दी है। आइंदा 3 से 4 रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर के नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं, जबकि बडोदरा में मानसून के आगाज के साथ ही कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद दर्जे हरारत में भी कमी देखने में आई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यकम जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से कबल बालटाल और चंदनबारी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल DRDO अस्पताल का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया और तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि हमने फैसला किया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल की यात्रा अच्छी हो। बालटाल और चंदनबाड़ी में अस्पतालों की तामीर अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, जबकि गुज़िश्ता साल आमतौर पर सहूलियात के हवाले से कोई शिकायत नहीं थी। और चंदनबाड़ी दोनों जगह 100 बेड DRDO हॉस्पिटल्स का 15 दिन के रिकॉर्ड समय में बनना, ये स्वयं में मैं मानता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि है और इस बात को भी ये प्रमाणित करता है कि अब हमारे कार्य की जो रफ्तार है वो काफी बढ़ी है। पिछले वर्ष सामान्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के शिकायतें नहीं आई। छिटपुट एक आध बातों को छोड़ दें, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस काम को मुकम्मल किया है, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे श्रमिक हों या DRDO से संबंधित और हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, उन सब लोगों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक मॉक ड्रिल की। सिक्योरिटी के तहत यात्रा के काफिले को रवाना किया गया। अफसरान ने तमाम इंतजामात का जायजा लिया। काबिल जिक्र बात यह है कि 2 माह तवील अमरनाथ यात्रा यकम जुलाई से शुरू हो रही है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़ात और मजहब के लोग रहते हैं। हर साल हम मुख्तलिफ त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। ईद उल अज़हा इन्हीं त्योहारों में से एक है, जिसे हम मुख्तलिफ नामों से भी जानते हैं। ईद उल अज़हा और बकरीद, इसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहते हैं। ये इस्लाम मजहब का एक खास त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं।
अल हज़ा या ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसकी मुराद कुर्बानी से है। इस तरह ईद उल अज़हा का मतलब है कि कुर्बानी की ईद। ये त्यौहार रमज़ान के मुक़द्दस महीने के ख़त्म के तकरीबन 70 दिन बाद मनाया जाता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी रियासतों, अमेरिका और ब्रितानिया समेत दुनिया भर के कई मुल्कों में आज ईद उल अज़हा रिवायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है और मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी अता कर रहे हैं। मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए हैं, जहां लाखों अफराद ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हुजूर से दुआ और इस्तग़फ़ार करते हुए इत्तेहाद किया। भाईचारे और अमन के लिए दुआएं की गई। केरल और इसके मुल्हका इलाकों में आज ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। लोगों की बड़ी तादाद नमाज की अदायगी के लिए ईदगाहों और मस्जिदों में देखी गई। मुल्क की बाकी रियासतों में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक के साथ पीर के रोज से मुंसलिक मनासिक हज का आगाज हुआ था। आज यानी कि 10 ज़िलहिज्जा को मनासिक हज के अरकान पूरे हो गए हैं। हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा में नमाज फज्र अदा करने के बाद तुलुए आफ्ताब से कब्ल मीना के लिए रवाना हुए। मीना में बड़े और आखिरी जमरात पर कंकरियां मारी गईं। कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हुआ। 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को मीना में क़याम करके तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद कंकरियां मारेंगे और 14 ज़िलहिज्जा को कुछ लोग होटल मक्का और मदीना जाएंगे और कुछ की वतन वापसी शुरू हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि हर बरस माह ज़िलहिज्जा की 8 से 12 तारीख को मक्का मुकर्रमा में कुछ मखसूस अरकान अदा किए जाते हैं। इन अरकान की अदायगी को इस्लामी इस्तिलाह में हज का नाम दिया गया है। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और हर साहिब इस्तिताअत बालिग मुसलमान पर जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है। और दूसरी तरफ भारत की जनूबी रियासत केरल में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। लोगों ने ईदगाह पहुंचकर नमाज दोगाना अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश की। और खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां सैफ चैंपियनशिप में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत और कुवैत का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। मंगल को खेले गए दिलचस्प मुकाबले में सुनील छेत्री की क़यादत में भारतीय टीम को पहली कामयाबी हाफ टाइम के बाद इजाफी वक्त में मिली। कप्तान सुनील छेत्री ने पेनल्टी कॉर्नर से क्रॉस पर गोल करके टीम इंडिया को बढ़तरी दिलाई, लेकिन दूसरे हाफ में भारत के अनवर अली के गोल ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त और आप सभी नाज़रीन को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद।